नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4। मैं हूं आपके साथ नफीसा। पक्ष या फिर विपक्ष दोनों ही पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में है। 2024 को लेकर तैयारियां कर चुके हैं, लेकिन सवाल ऐसे में उठता है कि आखिर कौन सा गठबंधन ज़्यादा मजबूत है, किसके गठबंधन में ज़्यादा जोर है, यानी कि एनडीए वर्सेस इंडिया। कौन 2024 में जनता को लुभा पाएगा, किसके चुनावी वादे में दम होगा, एजेंडा किसका बड़ा देखने को मिलने वाला है, यानी कि जनता के मुद्दे और दूसरी तरफ सत्ता पक्ष या विपक्ष के मुद्दे, कौन ज्यादा हावी रहने वाले जनता के बीच। आज जो जनता से जान लेती हूँ कि जनता क्या सोच रही है 2024 के चुनावों को लेकर। बातचीत कर लेते हैं, मेरे साथ तमाम लोग जुड़ चुके हैं। सर, सबसे पहले सवाल यही कर लेते हैं, क्योंकि चर्चाएं यही है लगातार कि आखिर किसके गठबंधन में ज्यादा जोर है। एक तरफ 38 और एक तरफ 28, दोनों ही एनडीए वर्सेज इंडिया चल रहा है, लेकिन कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग इस वक्त दिख रहा है? देखिए, हम अगर गठबंधन की बात करें तो अभी जो पीछे विधानसभा चुनाव हुए हैं उनमें इंडिया गठबंधन को एनडीए गठबंधन से 10 लाख वोट ज़्यादा मिले हैं, ज़्यादा मिले वोट। अगर वोटों की गणित की बात करें, विधानसभा में एरिया छोटा होता है, लोकसभा का एरिया बड़ा होगा, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं अगर विपक्षी गठबंधन एकजुट रहता है तो उसका फायदा इंडिया गठबंधन को मिलने की संभावना है। लेकिन अगर चुनाव धर्म, जाति, मजहब के नाम पर लड़ा जाता है तो निश्चित तौर पर उसका फायदा एनडीए गठबंधन को होता है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि एनडीए धर्म की राजनीति करता है और हिंदू मुसलमान करके चुनाव जीतता है? ये अभी ऐसा समय है जब ये मौका एनडीए को मिला हुआ है। हाँ। ऐसा समय था जब ऐसा मौका विपक्षी लोगों को मिला। इस देश में हमेशा से ही धर्म, जाति, मजहब के नाम पर राजनीति होती आई है। तो हम धार्मिक लोग हैं, तो हमारे बीच में धर्म एक बड़ा मुद्दा है। हम सोने से लेकर, उठने से लेकर जागने तक, जागने से लेकर सोने तक हम राम का, भगवान का, अल्लाह का, यीशु का नाम लेकर नींद लेते हैं और सुबह उठते ही कराग्रे बसते लक्ष्मी, ऐसे करके उसको हम ऐसी बात करते हैं। तो धर्म इस देश की रग रग में है। तो आप अगर उस चीज़ को पकड़ो तो राजनीति का एक जो सिस्टम है धर्म का, तो वो एक अलग बात है। आपने राम मंदिर की बात की, राम का जिक्र किया, भगवान राम का। राम मंदिर भी बनकर तैयार हो चुका है, तो क्या लग रहा है कि ये चुनावी मुद्दा है जिसको भुनाने की कोशिश बीजेपी यहाँ कर रही है? देखिए, राम और राम मंदिर इस देश में हमेशा से चुनावी मुद्दा रहा है। अगर कोई ये कहता है कि मुद्दा नहीं है तो वो खुद से झूठ बोलता है। मेरा एक प्रश्न है कि धर्म की बात राजनेता करेंगे और राजनीति की बात धर्म के लोग करेंगे, ये कैसे होगा? आज हिंदू धर्म के सबसे बड़े धर्मगुरु शंकराचार्य जी होते हैं। हमारे 4 शंकराचार्य हैं, 5वीं श्रृंगेरी पीठ है। तो हमने शंकराचार्यों की बात आज 5 शंकराचार्य कौन है उनके नाम ही किसी को नहीं पता होगा, जबकि धर्म के शीर्ष व्यक्ति वो हैं। आज धर्म की बात कौन कर रहे हैं? राजनीतिक दलों के लोग। और धर्मगुरु हैं, वो अपील कर रहे हैं आप किसको वोट दें, किसको नहीं दें। तो धर्मगुरु है, वो बात कर रहे हैं राजनीति की। ये बात इस देश के आम आदमी को समझनी पड़ेगी कि हम अगर आलू खरीदने जाते हैं तो आलू लें और प्याज खरीदने जाते हैं तो प्याज लें। लेकिन नारा तो दिया गया है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। राम को न तो वो ला सकते हैं, न ये ला सकते हैं। राम हम सबको इस दुनिया में लाए। रोम रोम में राम है, रोम रोम में राम है। अब जो कहते हैं हम लाए हैं तो वो फिर वो राम जाने, वो राम ही जाने। ये डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, मैं सबको अधिकार है सब कुछ करने का, कहने का। अब जनता को कौन सी चीज अच्छी लगती है? पब्लिक आस्था को राजनीतिकरण किया जा रहा है, जैसे कि राम मंदिर बनकर तैयार है, क्या उस पर पूरा राजनीतिकरण करके वोट, जो वोट बैंक है उसको पक्का किया जा रहा है? ये इस देश में हमेशा से होता है। मैंने आपको पहले ही कहा है, इस देश में हमेशा से होता है। अगर कोई बात जब कभी भी समझ नहीं आती है तो आप कह दो आपका परिवार खतरे में, आपका धर्म खतरे में, आप खतरे में हो, लोग अलर्ट हो जाएंगे। वो अलर्ट हो जाएंगे, वो अलर्ट करने का तरीका है। चलिए, आपने कहा कि अगर इंडिया अलायंस एक साथ रहता है तो वो कुछ अच्छा प्रदर्शन कर सकता है, लेकिन क्या संभव है? वोट अभी सीट शेयरिंग होना, लग नहीं रहा कि टकराव देखने को मिलेगा? देखिए, राजनीति में अंतिम लक्ष्य सत्ता प्राप्ति है, भले एनडीए गठबंधन हो या इंडिया गठबंधन हो। अगर सत्ता प्राप्ति करनी है, विपक्ष को हराना है, तो उनको एकजुट रहना पड़ेगा। एकजुट नहीं रहेंगे तो सत्ता में नहीं आएंगे। ये समझ तमाम राजनीतिक दलों को होनी चाहिए। आप जिससे लड़ाई कर रहे हो उसके खिलाफ एकजुट रहो तो आप उस लड़ाई को जीत सकते हो। ये सब जगह मैदान में, अगर फुटबॉल का मैदान है, टीम एकजुट है तो जीत जाएगी। यही राजनीति में होता है। अगर एकजुट नहीं है तो वो नहीं जीत पाएंगे। उनको रहना पड़ेगा, हराना है तो। और इंडिया गठबंधन को हराना है तो एनडीए को एकजुट रहना पड़ेगा। तो कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग इस वक्त दिख रहा है? देखिए, मैंने आपको कहा अभी जो विधानसभा के चुनाव हुए, मैं खुद पत्रकारिता में शौक रखता हूँ। उस विधानसभा चुनाव में 10 लाख वोट इंडिया गठबंधन को ज़्यादा मिले हैं। चूँकि लोकसभा का एरिया बड़ा होता है विधानसभा से, तो कहीं ना कहीं फायदा मिल। और दक्षिण भारत में एनडीए गठबंधन इतना मजबूत नहीं है।
उत्तर भारत में जो हिंदी पट्टी है उसमें इंडिया गठबंधन कमजोर हो सकता है, एनडीए गठबंधन हावी हो सकता है। दक्षिण भारत में जो गैर हिंदी पट्टी है वहाँ इंडिया गठबंधन हावी हो सकता है, एनडीए गठबंधन कमजोर हो सकता है। तो दोनों का बराबर है। अब ये देखने की बात है कि कौन किस विषय को जनता के बीच में कैश कर पाता है। और सबसे बड़ा मुद्दा क्या लगता है कि क्या रहने वाला है? एजेंडा किसका ज्यादा कमाल करने वाला है? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहने वाला है, ये प्रश्न गलत है। आपका प्रश्न मेरे हिसाब से होना चाहिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या होना चाहिए। इस देश में आम मुद्दा होना चाहिए बेरोजगारी, इस देश में मुद्दा होना चाहिए रोजगार, शिक्षा, महिला सुरक्षा, ये सब मुद्दे होने चाहिए। अगर ये मुद्दे नहीं है तो आप कोई भी मुद्दा बना लीजिए। लेकिन सर देखिए, राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी की मैं बात कर लेती हूँ, 3 राज्यों में 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं, किस तरीके की करारी हार देखने को मिली। चुनावी मुद्दा तो बेरोजगारी महंगाई बन ही नहीं पाता। राहुल गांधी भी खूब रैलियां कर रहे थे कि महंगाई बेरोजगारी बढ़ गई है। आपको लगता है कि इन मुद्दों पर जनता वोट देती है? देखो, कोई भी राजनेता कोशिश करेगा, मुद्दा बनाना राजनेता का काम नहीं है। अगर पब्लिक उसको मुद्दा स्वीकार करती है तब मुद्दा बनता है। चलिए, आप ही पब्लिक, आप बता दीजिएगा कि पब्लिक के मन में क्या है, पब्लिक क्या सोचे बैठे? अगर मैं पब्लिक हूँ तो मेरे लिए मुद्दा बेरोजगारी है, मेरे लिए मुद्दा प्रति व्यक्ति आय है, मेरे लिए मुद्दा देश की नेशनल आय है, हमारे देश की सुरक्षा है। हमारे देश में जो प्रोडक्शन है उस प्रोडक्शन को आप समाजवाद के हिसाब से आम जनता में कितना बांट पाते हैं। उत्पादन और वितरण के साधनों पर सबका समान अधिकार हो। एक चाय वाला जो दुकान कर रहा है, थड़ी लगा रहा है, उसका बेटा भी आईएएस अफसर बने, एक जो रिक्शा चला रहा है उसका बेटा भी आईएएस अफसर बने, ये मुद्दा होना चाहिए। और आम जनता से मैं अपील करता हूँ कि आप इन्हीं मुद्दों को ध्यान में रखो। शिक्षा बढ़े, शिक्षा बढ़ेगी, सबसे बड़ी चीज़ है शिक्षा। अगर आप शिक्षित नहीं हो तब आपको किसी भी नाम पर कोई भी व्यक्ति बरगला सकता है। तो शिक्षा मुद्दा हो, रोजगार मुद्दा हो, महिला सुरक्षा मुद्दा हो, नेशनल सिक्योरिटी मुद्दा हो, और आपके पड़ोसी देशों से संबंध कैसे हैं वो आपका मुद्दा हो। प्राइम मिनिस्टर तो आप पहले भी हुए हैं, आगे भी होंगे, लेकिन ऐसे पीएम नहीं हुए। ये नारा दिया जाता है, तमाम बड़ी मीडिया में दिखाया जाता है कि पीएम मोदी जैसा प्रधानमंत्री देश को मिला ही नहीं। देखो, जब इंदिरा प्रधानमंत्री थी तब लोग कहते थे नहीं, जब इंदिरा प्रधानमंत्री थी तब लोग कहते थे इंदिरा जैसी प्रधानमंत्री हुई नहीं, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। जब नेहरू प्रधानमंत्री थे तब उस समय के हमने सुना है कि नेहरू जैसे प्रधानमंत्री हुए नहीं। जब पीछे अटल जी प्रधानमंत्री थे तो सब कहते थे अटल जी जैसा प्रधानमंत्री हुआ नहीं। ये तो राजनीति की मजबूरी है कि आपको खुद को श्रेष्ठ कहना पड़ेगा, खुद की मार्केटिंग खुद ही करनी पड़ती है। विपक्ष तो कहेगा नहीं आप श्रेष्ठ हो, तो खुद को खुद ही श्रेष्ठ कहना पड़ेगा। तो अभी मोदी जी प्रधानमंत्री है तो वही परंपरा चल रही है, मोदी जी भी कहेंगे हम श्रेष्ठ प्रधानमंत्री है। आगे कोई बनेगा उसको भी यही कहना पड़ेगा मैं श्रेष्ठ प्रधानमंत्री हूँ, वरना वोट कौन देगा आपको। तो ये तो कहने की बात है, ये पब्लिक तय करेगी इस देश की कि श्रेष्ठ कौन है। चले, पीछे से खैर आवाज आ रही है, लेकिन मैं चर्चा से 2 मिनट और चर्चा कर लेते हैं। पत्रकार आप हैं या फिर पत्रकारिता में आप इंटरेस्टेड है क्या? नहीं, मैं पहले ईटीवी न्यूज है उसमें रिपोर्टर था। चले, आप पत्रकार हैं कुल मिलाकर, ये मान सकते हैं। में भी रहा हूँ मैं, स्टार न्यूज में भी रहा हूँ। आप तो सीनियर भी हैं। कहते हैं कि 2 पत्रकार मिल बैठे तो फिर सरकार की पोल भी खुल जाती है। 9 साल के कार्यकाल आपको बीजेपी सरकार का कैसा लगा? पत्रकारिता के तौर पर मैं जानना चाहूंगी, कहाँ कमियां रह गई या फिर बेहतर चली सरकार? देखिए, इस देश में 9 साल के कार्यकाल में निश्चित तौर पर जैसे हर प्रधानमंत्री कुछ काम करता है, इस सरकार ने भी 9 साल में काम किए। इस देश में सड़कों का जाल बिछा, गडकरी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम हुआ। लेकिन जो काम नहीं हुआ वो ये है कि आप इस देश की नेशनल इनकम बढ़ा नहीं पाए। विदेशी मुद्रा भंडार जो देश का था वो भी आप उस लेवल पे नहीं ला पाए जहाँ लाना था। पड़ोसी राज्यों से संबंध भी अच्छे नहीं रहे। आपने अरे नहीं, हम सबको बात करने का अधिकार है भैया, उनको भी मौका। आप नहीं, हम ये बात करें कि मेक इन इंडिया का नारा मोदी जी का बहुत अच्छा था। मेक इन इंडिया का नारा मोदी जी का बहुत अच्छा था। निश्चित तौर पर ये नारा स्वदेशी भारत का नारा था। आज आम अगर देश में कोई चीज बनती है वो विदेश से नहीं आई, तो वो चीज बननी चाहिए। उस मेक इन इंडिया में हम कितने सफल हुए। भैया तंग मत कीजिएगा, आपको कुछ कहना है तो आप कह सकते हैं अपनी बात, बोलेंगे आपको। चलिए, मैं आपसे बाद में बात कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या लगता है, देखिए कई नारे ऐसे दिए गए या कई मुहिम ऐसी चलाई गई, मेक इन इंडिया की बात कर ले, डिजिटल इंडिया बात कर ले, फिर भी एक वक्त ऐसा है कि इंडिया से परहेज हुआ। क्या इंडिया गठबंधन बना इसलिए इंडिया से परहेज किया गया? देखिए, ये राजनीति है, आपको इसमें विपक्ष की हर बात पर प्रहार करना पड़ेगा। ऐसा समय चल रहा है अभी इस देश में। तो इंडिया का मतलब आप इंडिया से विरोध करो ये तो हम भी मान सकते हैं। विपक्ष का कोई भी व्यक्ति है तो रहने वाला तो इंडिया का है। उस इंडिया का क्या अर्थ लगाते हो या एनडीए का क्या अर्थ लगाते हो?
राजनीति में मैंने आपका अंतिम लक्ष्य सत्ता प्राप्त करना है। और आजकल लोग ये कहते हैं राजनीति साम दाम दंड भेद कैसे भी करके सत्ता प्राप्त करो। मैं कहता हूँ आप गांधीवादी तरीके से बहुत सोबर तरीके से सत्ता प्राप्त करो, तब वो सत्ता साधन और साध्य के एक फर्क होता है। गांधी ने कहा था अगर हमारे साधन श्रेष्ठ है, तो हमारे साध्य अच्छे होंगे। गलत साधनों से सत्ता प्राप्त करी गई वो ठीक नहीं है। तो मैं ये कहता हूँ राजनीति में जो भी व्यक्ति है वो अपने श्रेष्ठ साधनों से श्रेष्ठ सत्ता प्राप्त करे तो श्रेष्ठ परिणाम आएंगे। हम गांधी, बुद्ध और नेहरू के देश के लोग हैं। लेकिन सर देखिए, मैंने विपक्षी तमाम नेताओं को सुना, उनका कहना है कि दो विचारधाराओं की लड़ाई है। बिल्कुल। 24 का चुनाव अहम है, तो क्या वाकई विचारधारा की लड़ाई इस देश में चल रही है? बिल्कुल बिल्कुल। इस देश में 2000 आप ये मान लो पिछले 10 सालों से विचारधारा की लड़ाई है। और निश्चित तौर पर एक तरफ वो लोग हैं जो दक्षिणपंथी गिने जाते हैं, एक तरफ वो लोग हैं जो समाजवादी, जो गांधीवादी गिने जाते हैं। तो दोनों की लड़ाई है। एक समय था जब गांधीवादी लोगों को लोगों ने पसंद किया और लंबे समय तक सत्ता में रहे। अभी दक्षिणपंथ पूरी दुनिया में हावी है। जहां हम जिस इंग्लैंड को लोकतंत्र का जनक मानते हैं, स्विट्जरलैंड, वहां भी दक्षिणपंथ हावी है। पूरी दुनिया में दक्षिणपंथ की बयार है। तो भारत भी उससे बचा हुआ नहीं है, वो दक्षिणपंथ पूरी वर्ल्ड में फैला हुआ है। अभी उसका एक समय, ये दौर है, ये भी निकल जाएगा, वो दौर भी निकल गया। लेकिन क्या लगता है कि पीएम मोदी का विजय रथ रोक पाएगा विपक्ष? एकजुट तो हो चुका है। ये तो पब्लिक के हाथ में, मैंने कहा ये दक्षिण भारत और उत्तर भारत में क्या परिणाम रहते हैं उस पर निर्भर करता है। निश्चित तौर पर दोनों की फाइट बहुत अच्छी होने वाली है। एक तरफा आप कहो वो होने चुनाव देखने को मिलेगा, क्योंकि देखिए पीएम मोदी, तमाम बीजेपी ये कह रही है कि 400 प्लस का नारा, और कहीं ना कहीं राम का सहारा लेकर फिर चुनावी मैदान में हमें देखने को मिल रहा है। आपको कहा धर्म के नाम पर अगर पोलराइजेशन होता है तो कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। धर्म के नाम पर पोलराइज करोगे तो कोई, आप जब तक इस देश के आम आदमी की बात नहीं करोगे। आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, मुझे किसी से कोई संकट नहीं है। कोई आके कि आपको इनसे बड़ी भारी संकट है तो मैं अलर्ट हो जाऊंगा। इन्होंने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा है, फिर भी मेरे मन में एक बात इनके प्रति आ जाएगी। तो मैं तो आम नागरिक हूँ इस देश का, और दिल्ली तो मेरा ससुराल है। यहाँ चांदनी चौक में मेरा ससुराल है, तो बड़ा सम्मान मिलता है यहाँ लोगों से, यहाँ आकर अच्छा लगता है। मौजूदा सरकार की बात करूँ, सबके साथ सबके विकास को लेकर चल रही है। नारा भी दिया गया। पीएम मोदी कई बार खुद कहते हैं कि एक ही जाति है, वो गरीब जाति है, और उन्हीं के लिए मैं सेवादार हूँ। देखिए, सबका साथ सबका विकास सब करते हैं। क्या अटल जी ने नहीं किया? क्या शास्त्री जी ने नहीं किया? क्या नेहरू ने नहीं किया? इंदिरा ने नहीं किया? जो भी देश का प्रधानमंत्री बनेगा, इस देश की जनता बनाएगी, ये राजतंत्र नहीं है। जब जनता माई बाप है तो जनता के लिए काम हर एक प्रधानमंत्री को करना पड़ेगा। उसी काम के आधार पर आप आगे जनता में जाएंगे और अपनी बात रखेंगे। तो मेरा तो फिर आपकी वही घूम फिर के विपक्षी सांसदों को निलंबित किया गया, तो ये क्या विपक्ष को खामोश करने की कोशिश की गई? हालांकि विपक्ष कह रहा है कि लोकतंत्र पर प्रहार है। आपकी राय क्या, क्योंकि आप पत्रकार भी हैं? देखिए, विपक्षी सांसदों को निलंबित करना ठीक नहीं था। अगर उनकी बात सुन ली जाती तो एक अच्छा संदेश जाता, कि हम विपक्ष की बात भी सुन रहे हैं। लेकिन विपक्ष की बात अभी नहीं सुन रहे तो निलंबन होकर जब वो वापस आएंगे तो वो तो बात अपनी रख देंगे। निलंबन तो एक समय के लिए होता है, निष्कासित नहीं किया है, निलंबित किया है। अगर निष्कासित कर देते तब मौका नहीं था। शीतकालीन सत्र ऐसे ही चला गया, एक के बाद एक नंबर संख्या बढ़ती गई, निलंबित होते गए। आपको याद होगा या नहीं होगा, इस देश में पहले भी प्रश्नकाल को भी खत्म कर दिया गया था। पिछले शीतकालीन सत्र में प्रश्नकाल ही खत्म कर दिया था। ये तो एक दौर है, ये भी निकल जाएगा। तो क्या ये खामोश करने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, धन्यवाद।